से बच्चों कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th की फिजिक्स के क्रैश कोर्स में बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पेपर का आज चैप्टर नंबर 8 है बच्चों। क्रैश कोर्स नाम पता होता है सभी को कि क्रैश कोर्स चीज क्या होती है। क्रैश कोर्स में बच्चों फुल कोर्स जो होता है वर्ष भर पढ़ा जाता है। कोई 45 दिन का कोर्स लाता है, कोई 40 दिन का, कोई 30 दिन का, कोई 15 दिन का भी लाता है, और कोई 60 दिन का, कोई 90 दिन का, मतलब अलग अलग तरह से क्रैश कोर्स होते हैं। तो क्रैश कोर्स में बच्चों हम लोग उस चैप्टर के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस करते हैं। वो भी ऐसे नहीं कि क्वेश्चन बैंक वाले हों केवल, या केवल ऑब्जेक्टिव उस तरह के हों, जो आपकी परीक्षा में गेस किए जा रहे हों वैसे प्रश्नों को करवाया जाता है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे बच्चों इस चैप्टर से हम कह सकते हैं 6 से 7 नंबर का पूछा जा सकता है। वो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के पूछा जा सकता है। बाकी करने अगर 50-50 की बात करो तो 2 या 3 नंबर के ही आपको बनाना है ना। तो ऑब्जेक्टिव में आप इनके प्रश्नों को देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए मैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आया हूं। और सब्जेक्टिव में बस आपको कुछ डिस्कस करके बताऊंगा, जिसको लिख लिख करके ही मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे याद रहेंगी तो बच्चों आप कभी भी कहीं पर भी कुछ भी एकदम व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगे, कैसे चलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, आज के इस कंप्लीट लेक्चर में आज आप सभी को सारी बातें पता लगने वाली हैं। ठीक है आनंद सर, आपको लगता है आज ठंडी लग रही है ना? हाँ, थोड़ा सा हवाएं चल रही हैं बाहर, तो भाई ड्रेस पहन के बाहर निकलना पड़ता है ना, इसलिए। क्लियर? तो चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे। बच्चों 1-2 बच्चे कहा कि सर तबीयत खराब हो गई है। आप अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें बच्चों, क्योंकि अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो ना सिर्फ आपका कह सकते हैं कि स्वास्थ्य ही गड़बड़ हो रहा है, उससे पैसे का भी नुकसान होता है, साथ ही साथ समय का भी नुकसान होता है, जो कि दोनों ही आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। तो प्यारे साथियों, इन 50 से 60 दिनों में खुद को बहुत ज्यादा मतलब संभाल कर रखें। इधर उधर घूमने अनावश्यक ना निकले कि ठंडी में भी इधर भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, वहां निमंत्रण है, फिर वहां गए, फिर शाम में गए, फिर बाइक में गए, तो इससे क्या होता है, ठंड लग सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, तो इनसे दिक्कतें होती हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चले बच्चों क्लास की शुरुआत करें। आप सभी लोग आज की क्लास को अच्छे से करने के लिए तैयार हो? शेर खान जी जैकेट दीजिए। बिल्कुल, आप 60 डे नहीं है। हाँ भाई, आप 60 डे नहीं है, 50 दिन, लेकिन परीक्षा को पूरा लेकर के 60 दिन तो है ना अभी, कि आप परीक्षा लगभग 10 तारीख के बाद तक चलेंगी। साइंस और आर्ट मिला करके बोल रहा हूं। तो बच्चों अभी आपको लगभग जितने भी दिन मिल रहे हैं उसमें अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखना है ना, स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है। चलिए बच्चा पार्टी, तो चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों, इनमें दोनों बातें छुपी हुई है, विद्युत और चुंबक दोनों बातें हैं। प्यारे साथियों, ऐसा देखा गया कि जब विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र सॉरी, ऐसा देखा गया बच्चों कि जब विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्यार्थी जी ध्यान देंगे, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। मान लो कैसे, इमेजिन करना, इमेजिन थोड़ी सी बात करना बच्चों। ऊपर की दिशा में कंपन कर रहा है कौन? विद्युत क्षेत्र, कुछ इस प्रकार से, तुम चले हम चले तुम चले। ये कौन कंपन कर रहा है? फिर से सही से बनाएंगे, फिर से सही से थोड़ा बनाएंगे भाई। ये विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है, तुम छिमटफाक ढुम। चल, ये विद्युत क्षेत्र बच्चों इस लंबवत दिशा में ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है। ध्यान देना, ये विद्युत क्षेत्र का कंपन है। कोई भी ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लंबवत कंपन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में कंपन कर रहा है इधर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, इधर सामने की ओर। तो सामने की ओर सही से बन नहीं पाएगा, बट फिर भी मैं सोच रहा हूं इधर सामने, इस दिशा में ऐसे, फिर ये भी इसी दिशा में है, लेकिन वो ये वाली भाग में इधर, ऐसे ऐसे। तो बच्चों अगर मैं विद्युत क्षेत्र को थोड़ा सा इस प्रकार से दिखा दूं कि ये विद्युत क्षेत्र की लाइनें हैं, ये किसकी लाइन है? विद्युत क्षेत्र की। होता यह है बच्चों कि कहीं पर भी किसी भी ऐसी जगह पे जहां पर विद्युत क्षेत्र
हाँ हाँ, अब सही बात आ रही। जहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों सदिश राशि हैं बच्चों, एक दूसरे के अगर लंबवत कंपन करते हैं, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में कंपन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में कंपन कर रहा है, और कंपन की समान कला में होना चाहिए। मतलब एक साथ अधिकतम, एक साथ न्यूनतम, एक साथ अधिकतम, एक साथ न्यूनतम, एक साथ ऊपर उठ रहा है ग्राफ विद्युत क्षेत्र का, और एक साथ नीचे गिर रहा है ग्राफ चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र साथ साथ, साथ साथ अधिकतम, साथ साथ न्यूनतम, साथ साथ अधिकतम, साथ साथ न्यूनतम। तो बच्चों ये x, मान लो ये y अक्ष में है, ये x अक्ष में है, तो ये z अक्ष में बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग जाती है। अर्थात बच्चों जो ये चीज देख रहे हो, ये बच्चों है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव बोलते हैं इसे। इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत एक तीसरी तरंग जन्म लेती है, एक तीसरी तरंग बनती है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। Electromagnetic wave like this when electric field in this direction and magnetic field in this direction, then electromagnetic wave, अरे भाई हमारा जो सर की दिशा थी, जो हमारे फेस की डायरेक्शन थी, यही है बच्चों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। भाई विद्युत क्षेत्र इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो हम चलेंगे इधर। तो इस जिस दिशा में हम जा रहे हैं ना बच्चों, वो विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा है। सर गजब का डांस है ये आपका, बोले तो भांगड़ा डांस फेल है, नागिन डांस भी फेल है। तो बच्चों ये होती है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की, ठीक। अब बात ये आती है कि विद्युत चुंबकीय तरंग सर कितनी होती है, कैसे होती है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब निर्वात में अगर विद्युत चुंबकीय तरंग को लिखना पड़ जाए, तो आप क्या लिखेंगे कि जब निर्वात में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, तो उनके लंबवत एक तीसरी तरंग जन्म लेती है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। एक तीसरी तरंग उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये आप बात लिखोगे, मुझे लिखने की जरूरत है क्या? बोलो। जब निर्वात में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, तो उन दोनों के लंबवत एक तीसरी तरंग उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। छाप डालो, छापो जल्दी से अपनी कॉपी में लिख डालो इस बात को। बताइए, क्लियर? चलो तो बच्चों इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग यही होती है, सबको पता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है, याद रहेगा, लंबवत कंपन करते हैं। तो इन दोनों के लंबवत एक तीसरी तरंग उत्पन्न होती है। इन दोनों के लंबवत एक तीसरी तरंग उत्पन्न होती है, एक तीसरी तरंग उत्पन्न होती है, एक तीसरी तरंग उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, ठीक है बाबू। चलो अब तो लिख दिए, यहां पर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की जगह पर सिंबल बना दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी जी, अगर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है, बाबू थोड़ा सा कलर अच्छा लेंगे तो मजा आता है लिखने में, है ना। चलो भाया, तो अगर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, तो कितनी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे? तो याद रखना बाबूजी, विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार की होती हैं। बोलो हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार की होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 हैं, ठीक है। अभी तक जितनी भी तरंगे खोजी गई हैं कितनी हैं? तो 7 हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 हैं।
कौन कौन सी, तो आइए हमारे साथ में लिखिएगा। हमारे साथ जब छापो सुल्तान तो किस बात की चिंता। पहली बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग रेडियो तरंग, ठीक है, रेडियो तरंगे, क्लियर। मैं रेडियो तरंगे एक में लिख दे रहा हूं, बाकी सब ऐसे छोड़ दूंगा। हाँ ऐसे लिखता हूं ना, ऐसे नहीं मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा, इधर से लिखता हूं नीचे ऐसे, इस प्रकार से। तो रेडियो तरंगे बच्चों, जी गुरुजी याद रहेगा, रेडियो तरंगे। रेडियो को माइक्रोवेव से जोड़ते हुए, तो माइक्रोवेव मतलब होता है बच्चों सूक्ष्म तरंगे। क्या होता है? सूक्ष्म तरंगे। इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हो रेडियो वेव, रेडियो वेव। बच्चों इन्हें दीर्घ तरंगे भी बोलते हैं, इन्हें दीर्घ तरंगे भी बोलते हैं, लॉन्ग वेव बोलते हैं, दीर्घ तरंगे। सूक्ष्म तरंगे मतलब विद्यार्थी जी इन्हें हम माइक्रोवेव बोलते हैं। वेरी गुड सर। रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो को माइक्रोवेव से जोड़ते ही लाल रक्त दिखाई देगा, है ना। और रक्त क्या होता है? लाल होता है। तो रक्त दिखाई देगा, रक्त मतलब अवरक्त, अवरक्त तरंगे। तो अवरक्त तरंगों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव, ठीक है। अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो को माइक्रोवेव से जोड़ते ही रक्त दिखाई देगा, दिखाई देगा, दिखाई मतलब होता है दृश्य तरंगे। वाओ सर गजब, क्या ट्रिक बता रहे हैं ये सर। कब बताए थे हम बाबू? पहले ही बता दिए थे आप लोग को। दृश्य तरंगे, विजिबल वेव जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, विजिबल वेव बोलते हैं। बोलो यस और नो। दृश्य तरंगे, रेडियो को माइक्रोवेव से जोड़ते ही रक्त दिखाई देगा। बताया ना ट्रिक, रक्त दिखाई देगा। युवराज सिंह आएंगे, युवराज सिंह आएंगे। यूवी, यूवी मतलब बच्चों अल्ट्रा वायलेट, तो पराबैंगनी, पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें या पराबैंगनी तरंगे बोल दो, किरणें बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो युवराज सिंह आएंगे मतलब अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रे। युवराज सिंह आएंगे, एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे और सारे गम भूल जाएंगे तो गामा रे। वाह सर आप ना गजब आदमी है, बढ़िया ट्रिक बता दी हम लोगों को। एक हुई तरंग, दो हुई तरंग, तीन हुई, चार हुई, पांच हुई, छह हुई, सात हुई। ये 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनको विद्यार्थी जी आप 2 क्रम में याद रखना। एक तो बच्चा पार्टी ये जो है ये बढ़ती तरंग दैर्घ्य के रूप में, ठीक है, घटती आवृत्ति के रूप में है। वाह सर वाह सर वाह सर, लाजवाब, शानदार, तड़कता भड़कता एकदम आपने ट्रिक बता दिया, एकदम तड़कता भड़कता ट्रिक बता दिया है। बच्चों रेडियो तरंग की सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, तो हम कहेंगे ये बढ़ते क्रम में क्या है? ये बढ़ते क्रम में क्या है? तरंग दैर्घ्य है बाबूजी, बढ़ते क्रम में तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक, सबसे कम तरंग दैर्घ्य नीचे, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो गामा किरणों की होती है। बच्चा पार्टी याद रहेगा, एक एक बच्चे के दिमाग में बैठा होना चाहिए। अगर बच्चों आवृत्ति की बात आएगी तो सबसे कम आवृत्ति किसकी? तो रेडियो तरंगों की सबसे कम आवृत्ति बोली जाएगी। सबसे कम आवृत्ति अगर कभी प्रश्न में पूछ लेगा तो आप किसको टिक करोगे? भूलना मत, सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंगों की होती है। और अगर बच्चों हम बात करें सर ब्रह्मास्त्र बुक कोई भी भाई कोई भी मांगे आप दे सकते हैं, ऐसा थोड़ी है, आपका कोई भी सहयोगी विद्यार्थी मांगता है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं ना, वो भी अपना पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं ब्रह्मास्त्र बुक को। सबसे कम आवृत्ति बच्चों क्या होगी? सबसे कम आवृत्ति रेडियो तो सबसे अधिक गामा रे की, तो यहां पर सबसे अधिक वाला है तो भैया तीर इसी तरफ था, सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे अधिक आवृत्ति। तो बोलो ये ट्रिक कितनी शानदार हुई ना, ये ट्रिक सबसे शानदार हुई ना, ये ट्रिक अच्छी हुई कि नहीं हुई, शानदार हुई कि नहीं? जी गुरुजी बहुत गजब है। हम यहां पर यह भी याद कर लिए कि 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी हैं, और साथ ही साथ तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, आवृत्ति के घटते क्रम में, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में। ऐसे तरंग दैर्घ्य सबसे कम इसकी है ना, ये घटता क्रम, तरंग दैर्घ्य का ये घटता क्रम। उल्टा ये बना दिए हैं क्या है? बताओ, ये थोड़ा उल्टा बना दिया क्या?
मतलब अरे कोई दिक्कत नहीं, सिंबल वो आप कैसे भी बनाओ। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है? इसकी है। ऐसे ये तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम ऐसे ही दिखा दो, कोई दिक्कत थोड़ी, दोनों तीर ऐसे दिखा दे रहे हैं। तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम, आवृत्ति का बढ़ता क्रम, यहां पे लिख दें तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम, याद रहेगा। तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम, घटता क्रम, आवृत्ति का बढ़ता क्रम, आवृत्ति का बढ़ता क्रम, आवृत्ति का बढ़ता क्रम। बोलो याद रहेगा बच्चों? सभी को ये चीजें याद रहेंगी। अभी देखो एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया था कि ये बताइए अवरक्त तरंगे से संबंधित कि इनका उपयोग कहां पर होता है। तो बच्चों जो पौधा घरों में होता है, प्लांट है ना, पौधा घरों में इनका उपयोग होता है। और मैंने जल्दबाजी में चीज मुझे याद है अभी भी, क्योंकि मुझे अपनी गलतियां बहुत याद रहती हैं। और इंसान से गलती होना, इंसान का अपमान होना, इंसान की थोड़ी बहुत बेइज्जती होना सफलता के लिए आवश्यक होता है। कभी आपकी कोई निंदा करे ना, उसकी तारीफ करना आप, और उन बातों को बस दिल में लेना, फिर देखना प्रेरणा करने की कैसी आपके अंदर चुभन मचेगी। अगर आप अपने आत्मसम्मान को बचाना चाहते हैं तो मतलब आपको लगेगा ठीक है, हम कहते हैं रिश्तेदार ही बोलते, तो आपको दुश्मनी थोड़ी ना बनानी थी रिश्तेदार से, बल्कि उसे प्रेम से जैसे कुछ बोले, कुछ देर के लिए मन में आया, नाराज हुए ना, उसको कंट्रोल करो, एकदम चेहरे पे स्माइल रखो कि वक्त आने पर, समय आने पर हम आपको जवाब देंगे, अपने कार्यों से जवाब देंगे, इस सफलता से जवाब देंगे। इसलिए कहते हैं एकदम शांत रखो, खुद को शांत रखना सीखो, ठीक है, खुद को शांत रखना सीखो। समय सबका बदलता है, मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। भाई ये अवरक्त तरंगे कहां हम बात करने लगे, अवरक्त तरंगों की बच्चों कहां पर प्रयोग किया जाता है? पौधा घरों में प्रयोग किया जाता है, कई बार पूछा गया है। पौधा घरों में प्लांट के संरक्षण के लिए। सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग कहां पर किया जाता है बच्चों? सूक्ष्म तरंगों, माइक्रोवेव का प्रयोग कहां पर, मतलब कहां पर किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग सभी को पता है, रडार में यूज होता है ना, रडार में। रेडियो तरंगों का तो संचार माध्यम में, कोई भी संचार माध्यम है वहां पर किया जाता है, संचार माध्यमों में किया जाता है। यस और नो? जी गुरु जी, संचार माध्यमों में। अगर दृश्य प्रकाश कहें तो ये तो आपका प्रकाश है वस्तुओं को देखने में, आपका यही प्रकाश, इसीलिए तो मैंने प्रकाशिकी में ये सब बताया था ना, वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को देखने में। पराबैंगनी किरणों का प्रयोग कहां पर होता है? तो थोड़ा बहुत इलाज के लिए भी होता है पराबैंगनी किरणों का उपयोग, और वरना खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी होता है। पराबैंगनी किरणों का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। इसी के लिए मुझे थोड़ा सा दिमाग में हमारे बैठा हुआ था, और मैंने, मुझे याद है उस प्रश्न का उत्तर, संरक्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण, संरक्षण में। तो बच्चों मुझे खाद्य पदार्थों से संबंधित कुछ बात याद थी, और मैं मॉडल पेपर का सबसे पहले लेकर के सॉल्यूशन आ गया, लाइव में एकदम आकर के आपके बीच खड़े हो गए। और पराबैंगनी किरणें जो होती है वो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में होती है, तो उससे थोड़ा सा पौधा घरों में भी खाद्य पदार्थ ही लगे होते हैं उनके संरक्षण में, तो मेरे दिमाग में वैसी बात चल रही थी, है ना, बड़ा स्पीड से हम भागे जा रहे थे। एक्स किरणें क्या है? तो आपको पता है उपचार में, है ना, उपचार में हड्डियों कहाँ टूटा फूटा है, उपचार में मैं सीधे लिख दे रहा हूं, आपको याद रहेगा। एक्सरे कौन नहीं जानता कि एक्सरे करवाना पड़ता है ना, एक्सरे करवाना पड़ता है सब कुछ। बच्चों गामा रे क्या है? तो ये बच्चों नाभिक की खोज के लिए किया जाता है। नाभिक में अगर हमें रिसर्च करनी है तो नाभिक में, परमाणु नाभिक की संरचना में ये सब जानकारी के लिए गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है और तरंग दैर्घ्य बहुत पतली, बहुत कम। तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग माइक्रोवेव बच्चों कहां पर आप कहेंगे? तो रडार में, ठीक है, रडार जो आप देखते हो, जो आप देखते हो कि बताइए कोई दिक्कत? बताइए, देखिए बताइए, समझ में आ गया? सर हमारी सोच आपकी सोच से मिलता है, हम यही तो चाहते हैं। अगर सोचो हर जगह पर इंसान एक जैसे हो जाए तो कितना एकता आ जाए, कितने वो हो जाए।
चलो भाई सर पुराना बात भूल जाइए, नहीं भैया आप पुराना बात नहीं भूलते हैं, याद रखना चाहिए। बताओ बच्चों, एक समझ में आ गया? देखिए जो चीज जरूरी है बस उतने से ही हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी बातें डिस्कस नहीं करेंगे कि सर ये भी जो चीजें पूछी जानी है हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो क्या आवृत्ति किनमें कब ज्यादा होगी? तो आवृत्ति सबसे ज्यादा गामा किरणों की, फिर उससे कम एक्सरे किरणों की। इन दोनों के गुण लगभग समान होते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं जो जरूरी चीज है, एक्सरे और गामा किरणों के गुण समान होते हैं। इनके जो प्रॉपर्टी बच्चों वो कभी लगभग में समान होती है, इसीलिए कहा जाता, मतलब एक बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्न में से किस किरण के गुण या किस तरंग के गुण गामा किरणों के समान होते हैं, तो वहां पर एक्सरे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें मैंने लिख दी है यहां पर सबके सबसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इनसे ऑब्जेक्टिव ये आप याद रखना, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम घटता क्रम सब कुछ याद है, मुझे लगता है सब कुछ है ना। इसके बाद बच्चा पार्टी बात आती है विस्थापन धारा की। विस्थापन धारा की, क्योंकि बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ना, इसको ध्यान से सुनना, विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट बच्चों इसी विद्युत चुंबकीय तरंग में आता है। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो बच्चा पार्टी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इस पर बहुत गहराई से अध्ययन करना। मैक्सवेल के जो इक्वेशन है, मैक्सवेल के समीकरण आप लोग पढ़ सकते हैं। मैक्सवेल के समीकरण फिलहाल इनसे प्रश्न बहुत बनते ही नहीं है, पढ़ने के लिए ज्ञान के लिए जरूरी है। मैक्सवेल के समीकरण आप लोग 4 समीकरण जान सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उन्होंने यूनिफिकेशन का रास्ता अपनाया। यूनिफिकेशन ये होता है कि कई सारे नियमों को एक जगह पर जोड़ करके सभी के सामने रख देना कि भैया यही 4 नियम, बस यही 4 नियम बच्चा पार्टी पढ़ लो और पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा डालो। चैप्टर नंबर 1 to 8 सॉल्व करने के लिए किसी के भी नियम के पढ़ने की जरूरत नहीं है। एम्पियर के परिपथीय नियम, गॉस का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, फलाना के नियम, किसी का भी नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन उठाइए और पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को सॉल्व कर दीजिए। लेकिन कुछ ना कुछ त्रुटि थी, इस वजह से वो मुकाम नहीं मिला, क्योंकि वो सभी जगह पर लागू नहीं हो रहे थे, कुछ सममित आकृतियों के लिए ही लागू हो रहे थे। मान लो गेंद है, ठीक है, पासा है, घना, ठीक है, बट अगर ये रिमोट है, देखो टेढ़ा मेढ़ा है, सेल खुले हुए दिख रहे हैं, क्या करें, गरीबी में आटा कौन गीला है, एकदम क्या ही समझिए। अभी देखो ढक्कन बंद है, ऐसा रिमोट है। तो अब रिमोट का साइज इधर उधर है, अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, जो भी स्थितियां बनती है, अगर हमें वो निकालना हो, ज्ञात करना हो, तो मैक्सवेल के नियम फेल कर जाएंगे। इसलिए बच्चों मैक्सवेल के जो लॉज हैं वो कुछ सिमेट्रिक बॉडीज पर ही अप्लाई हो सकते थे। सिमेट्रिक बॉडीज मतलब जिनका एरिया निकालना आसान, जिनका वॉल्यूम निकालना आसान, क्षेत्रफल, आयतन सब निकालना आसान है, तो वहां पर बच्चों ये यूज किया जाता था। मतलब वो 4 इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बायो-सेवर्ट का नियम, कूलाम का नियम, गॉस का नियम, ये कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी बॉडी में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चों विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट ये था कि, क्योंकि बात ये चर्चा चली कि विद्युत चुंबकीय तरंग ठीक है, मान लिया होती हैं, लेकिन ये कैसे, कहां, निर्वात में तो भाई कोई पार्टिकल नहीं है, रद्द करने के लिए करंट कहां फ्लो हो रही, वहां पर विद्युत क्षेत्र ई और बी आया कैसे, ये आता कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट मैक्सवेल सर ने बताया। ठीक है, कई वैज्ञानिकों ने इस पर सपोर्ट भी किया। बच्चा पार्टी उन्होंने क्या लिया, संधारित्र लिया, और संधारित्र के जो दोनों सिरे हैं, कहा कि इनके बीच में क्या है, निर्वात है। बोले क्या, निर्वात है। अब बताओ फिर भी प्रेरण के कारण कैसे भी यहां पर विद्युत क्षेत्र पहुंच रहा है कि नहीं, टोटल आवेश के कारण यहां पर भी तो विद्युत क्षेत्र पहुंच रहा है। तो कहे कि प्रेरण के कारण ठीक है आवेश पहुंच गया, प्रेरण के कारण पहुंचा है, बीच में करंट थोड़ी फ्लो हो रही है निर्वात में। यहां पर बच्चों क्या है, निर्वात है, वैक्यूम, टी दूरी पर, टी दूरी तक कोई भी चीज नहीं है, वैक्यूम है। उन्होंने कहा ना भैया यहां पर हम विस्थापन धारा, यहां पर एक करंट फ्लो होती है, एक करंट फ्लो होती है जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। इस यहां पर जो करंट आई है, जो आवेश से यहां पर करंट आया है बच्चों, इसे आईसी बोला गया। ये करंट है, ये दिष्ट धारा जो भी प्रवाहित यहां पर की गई, उस धारा को हर जगह देखा जा सकता है। लेकिन विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी, ये बच्चों निर्वात में भी चल सकती है। और अगर कहीं पर धारा प्रवाहित हो रही, बच्चा पार्टी आप ही सोचो, अगर कहीं पर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, है ना। अगर कहीं पर बच्चों करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर। अर्थात बी भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और विद्युत क्षेत्र भी होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र दोनों होंगे, जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होंगे तो इनके कंपन के कारण ही विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसकी खोज इसलिए हो रही थी क्योंकि प्रकाश हमारी धरती पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही आता है। प्रकाश हमारी धरती पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही पहुंचता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आता है।
तो निर्वात में भैया कहां विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बना जा रहा है, तो वहां पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होती है। इसको प्रूफ किया मैक्सवेल सर, इस वैल्यू को प्रूफ किया, आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट। बच्चा पार्टी इन्होंने बताया कि अगर इससे फ्लक्स गुजर रहा हो, ठीक है, गॉस के नियम से हम phi इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। हालांकि इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है छोटा सा, लेकिन मैं सीधे कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन इसका करना नहीं है। यहां से बच्चों अगर क्यू बराबर हम देखें तो phi एप्सिलॉन नॉट आएगा, बोलो आएगा ना? हाँ सर। अगर इसके हम दोनों पक्षों का समय के सापेक्ष अवकलन कर दें, दोनों पक्षों का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कह लो या समय के सापेक्ष परिवर्तन होने पर, ऐसा लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पक्षों का समय के सापेक्ष अवकलन ही लिखिए, अवकलन करेंगे तो डी क्यू अपान में डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। और केवल फ्लक्स का, क्योंकि बच्चों एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका थोड़ी ना समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी फाई अपान में डी टी, ये फ्लक्स है, ये चेंज होगा समय के साथ। तो बच्चों डी क्यू अपान में डी टी क्या होता है? विद्युत धारा का सूत्र है ना, लेकिन ये धारा कौन सी? डिस्प्लेसमेंट करंट। आई डी इज इक्वल टू बच्चों एप्सिलॉन नॉट डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान में डी टी, डी फाई अपान में डी टी। ये बच्चा पार्टी इसका क्लियर हुआ? यही बच्चा है विस्थापन धारा का सूत्र, विस्थापन धारा। तो अगर आप कहे कोई कि निर्वात में क्या कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है या हो सकती है कि नहीं, ऐसा कोई पूछे तो भैया हो सकती है। इसका जवाब क्या है? हो सकती है। विद्यार्थी जी मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगा कि कल बच्चों आप सभी की इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना बच्चा पार्टी क्या है? महत्वपूर्ण सूचना यह है, कल है संडे, और संडे में बच्चों शाम 6:30 बजे आपके बड़े भाई, आपके बड़े भैया, है ना, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान, बहुत प्यार आप सभी के दिलों में, उसी का नतीजा है कि आप टीपू सुल्तान के नाम से नवाजे जाते हैं। संडे शाम 6:30 बजे 15 दिसंबर, भूलना नहीं है डेट, 15 दिसंबर, 6 घंटे से अधिक, ईश्वर की बस कृपा बनी रहे, ऊपर वाले की कृपा बनी रहे, अर्थात कोई भी टेक्निकल एंड इशू ना आए। तो बच्चों अपने डाटा को कंप्लीट करके रखना। लगभग 6 घंटे से अधिक, मैं कह सकता हूं कि 8 घंटे भी क्लास हो सकती है, 8 घंटे भी क्लास हो सकती है। तो शाम 6:30 बजे से लेकर के रात के 2 बज जाए, 1 बज जाए, जब तक हम लोगों का सेकंड बुक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, सेकंड बुक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक बैठना नहीं है, तब तक बैठना नहीं है। तो आपके साथ मिल करके हम सेकंड बुक के वो सारे कॉन्सेप्ट टिक करेंगे, वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ सेकंड पेपर में बहुत सारे बच्चों को डाउट है अभी भी, उन सारे डेरिवेशंस को बनाने का प्रयास करेंगे। प्रकाशिकी जैसे चैप्टर्स को उठा करके मैं एक एक डेरिवेशन को आपके साथ करते हुए चलूंगा, चाहे वो द्विझिरी प्रयोग हो, एकल झिरी प्रयोग हो, लेंस के द्वारा अपवर्तन के संबंधित डेरिवेशन हो, तो वो सारे डेरिवेशन हम लोगों को बनाने होंगे। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के सूत्र, क्योंकि बच्चों प्रकाशिकी से 5 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग पक्का है, और 5 नंबर 6 में 3 बनाने हैं। तो एक तो बच्चों प्रकाशिकी के सेक्टर से आना है, चाहे तरंग प्रकाशिकी या किरण प्रकाशिकी। दूसरा क्वेश्चन आपका जो आना है वो अर्धचालक और नाभिक जैसे चैप्टर से भी हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन अर्धचालक या नाभिक चैप्टर से भी हो सकता है, और तीसरे चौथे फिर इधर फर्स्ट पेपर में भी है। तो सेकंड बुक से बच्चों 2 या 3 मतलब 3 लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेकंड बुक से। तो सेकंड बुक का वेटेज भी पूरा उतना ही है जितना फर्स्ट बुक का है। और बच्चों सेकंड बुक के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें डेरिवेशन सॉल्व करने वाले नहीं है बल्कि याद करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, कितना आसान है कि किसी सतह पर जब फोटॉन आपतित होता है तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को 2 भागों में व्यय करता है, एक धातु के कार्यफलन के रूप में और उसकी शेष ऊर्जा उसके अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। वो सूत्र हम लोग प्राप्त करते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण मात्र 1.5 पेज का उत्तर है बच्चों, 5 अंक देके जाता है। तो ऐसे ही नाभिक में अर्ध आयु से संबंधित, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय विखंडन, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो हम आपके साथ डील करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। और प्यारे साथियों, कहने के लिए बहुत दिन है, पढ़ने के लिए बहुत कम दिन है, ठीक है। एक एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपका बड़ा भाई, आपके कुछ भी मानो हमें, आपके गुरुजी अगर आपके साथ, मेरा कोई इससे बहुत लाभ नहीं है, क्योंकि आप
क्रैश कोर्स के भीतर पढ़ रहे हो, आपका फुल कोर्स में सिलेबस खत्म है, लेकिन आपके साथ खड़े होकर के सिर्फ एक मन में लालच, मैं बिहार के सभी बच्चों को पढ़ाने में समर्थ हो सकूं, बिहार के हर एक बच्चे तक मैं पहुंच सकूं, उनके दिलों तक पहुंच सकूं कि हाँ सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, समझाया और हमने पढ़ा मन लगा करके, उन्होंने मोटिवेट भी किया और हमें समझा कि हाँ सर ऐसे भी क्लास होनी चाहिए। बच्चों आपको मिल करके कल की क्लास में शाम के 6:30 बजे तैयार रहना। दिन भर का अपना डाटा जो मोबाइल का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, वो बच्चों बचा करके रखना हो सके तो, क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है, थोड़ा बहुत पैसे का जुगाड़ करके एक्स्ट्रा डाटा भी बनाए रखना। जिस दिन भी जो भी क्लासेस लंबी चले तो बच्चों एक्स्ट्रा डाटा भी बचाए रखना। जल्द ही मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊंगा 12 घंटे वाली भी क्लास, तो धमाका तो होगा ही बच्चों, क्योंकि टॉपर जो बनाना है, अधिकतम अंक जो आपको दिलाना है। तो बच्चों और पता एक ये बात नहीं है, एक पहल, अगर एक सीढ़ी आप चढ़ जाते हो ना तो लगता है ये बगल वाली सीढ़ी तो ऐसे ही चढ़ जाएंगे, है ना, जाग जाते हो। और सब्जेक्ट भी एकदम उसी तरह से मेहनत होने लगती है, हर सब्जेक्ट में मेहनत होने लगती है, अपने आप मोटिवेशन बन जाता है कि जब एक जगह से मोटिवेशन आ रहा है तो हर सब्जेक्ट में भी मोटिवेशन आएगा, समझे। चलो बच्चों पार्टी, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव, क्योंकि नहीं तो समय हो जाएगा और क्वेश्चन में कुछ हम लोगों को बनाने हैं। निम्नलिखित में कौन ओहो कहां चले गए भाई, निम्नलिखित में निर्वात में, रिमोट ले लेते हैं जिससे सारे क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है? सभी को याद होगा C इक्वल टू, इसका मान किसके होता है बच्चों, इक्वल C के इक्वल होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, याद होगा। देखो इसके कई प्रश्न याद रखने योग्य हैं, याद रखना, इसका केवल एक विस्थापन धारा का ही एक ऐसा सूत्र है जिसका डेरिवेशन है, बाकी सब याद रखने वाला है, याद रखने योग्य, ठीक है, याद रखने योग्य प्रश्न है, ये याद रखो। इस चैप्टर के अगर ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करो तो थोड़ा सा याद रखने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, कॉन्सेप्ट से भरे हुए। तो ये है दोस्ती का संबंध, ठीक है, दोस्ती का संबंध जो कि प्रकाश की चाल के बराबर होता है, अर्थात C बराबर बच्चों 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अगर वर्ग कर देंगे तो C स्क्वायर, ये प्रकाश की चाल है, इसका मात्रक क्या होगा तो मीटर प्रति सेकंड ही होगा, मीटर प्रति सेकंड ही होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है तो अनुप्रस्थ होती है, ठीक है, अनुप्रस्थ होती है। ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य होती है, ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ, तो ट्रांसवर्स वेव ही होती है, अर्थात अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ ही होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? क्या प्रकाश तरंग नहीं है? पढ़े वो साथ याद करो, है प्रकाश तरंग, लाइट वेव, दृश्य प्रकाश। ये प्रकाश तरंगे जो हैं वो किसके इक्वल है बच्चों? दृश्य प्रकाश के इक्वल है ना, दृश्य प्रकाश वही है विजिबल अर्थात प्रकाश तरंगे। तो दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें भी हैं, ध्वनि किरणें कहीं नाम सुना नहीं, अवरक्त किरणें तो नाम सुने, अर्थात सी ऑप्शन ही सही जवाब होगा, ध्वनि किरणें बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट, प्रकाश के वेग के लिए कौन सही है? प्रकाश के वेग के लिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात बच्चों सही है, ए ऑप्शन सही जवाब होगा इसका, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा? ए ऑप्शन सही जवाब होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, 4 का सी ए ऑप्शन। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के विमाओं का क्या अनुपात है? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E तथा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र B, इनकी विमाओं का अनुपात क्या है बताओ, इनकी विमाओं का क्या अनुपात है? ये भी प्रश्न आप लोग याद जरूर रखेंगे, ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोग याद जरूर रखेंगे, ठीक है। LT-1 अर्थात अभी आप लोगों ने विमाओं का अनुपात देखा, μ0 एप्सिलॉन नॉट जब करेंगे तो प्रकाश की चाल के बराबर आएगा, लेकिन हमें अनुपात निकालना है तो प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर लगभग LT⁻⁻1। बच्चों यहाँ गड़बड़ा गया है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ध्यान देना, ये सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सही से टाइप ही नहीं हुआ है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की विमाओं का जो अनुपात होगा वो M0LT-1 होगा, M0LT-1। जैसे यहाँ पर M0 हो जाए और ये L बन जाए बच्चों तो हो जाएगा, ठीक है, M0। और थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूँ, परेशान मत हो, थोड़ा सा मैं इसे रूप दे देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये तो लगे कि कोई ऑप्शन तो है ना, LT-1, ठीक है। M0 और L की पावर में कुछ भी नहीं और T-1। अगर निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो, लेकिन बड़ा टाइम लगेगा बच्चों और हम नहीं चाहते कि आप बहुत समय व्यतीत करो। M0 LT-1, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। देखो ये B0 एप्सिलॉन नॉट के पदों में, C प्रकाश की चाल के पदों में अगर देखें तो I इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट C B0 स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट C B0 स्क्वायर बच्चों अपान में 2 इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व। एक बात ध्यान करना, औसत शब्द आ गया, अगर केवल ऊर्जा घनत्व होता तो यहाँ पर B0 स्क्वायर अपान में 2μ0 हो सकता था, लेकिन औसत का मतलब बच्चों फिर 2 से डिवाइड होता है, तो यहां पर वैल्यू होगी B0 स्क्वायर अपान में 4μ0। 7वें का B ऑप्शन सही होगा।
आठवें का ए, वेरी गुड। सातवें का बी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुम्बकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर कितना होता है? जल्दी से बताइए इसको। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है, कितना होता है? आठवें का बच्चे कमेंट करने लगे ए, वेरी गुड। 0 होता है बच्चों। मैंने क्या बताया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो बनती है विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र के कंपन से बनती है, और दोनों एक साथ कंपन करते हैं, एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम, ऐसे बताए थे ना। एक बार अधिकतम, ओहो इधर से थे ना, एक साथ अधिकतम एक साथ न्यूनतम, तो कालांतर क्या होता है? 0 होता है। कल की क्लास बच्चों बहुत महत्वपूर्ण होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल की क्लास में मैं ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। कल की क्लास के बाद ये मान लीजिए आपका फिजिक्स से डर एकदम खत्म हो जाएगा, फिजिक्स से डर खत्म हो जाएगा, और फिजिक्स को और पक्का करने के लिए जल्द ही 12 घंटे वाली जो क्लास आएगी ना, उसमें आप लोगों का पूरा प्यार बरसना चाहिए, मतलब धमाकेदार। जितने बच्चे बिहार के हैं सबको अभी से सूचित करना शुरू कर देना कि टारगेट बोर्ड में 12 घंटे की क्लास आनंद से लेके आ रहे हैं, देखना जबरदस्त क्लास होगी। तो वो चीज अकेले 12 घंटे की क्लास लेकर के आऊंगा, ठीक है। पूरे रात आपको जगना होगा मेरे साथ, इस बात की मैं आप लोगों से पहले ही प्रॉमिस करवा लूंगा, कसम खिला लूंगा कि आप लोग छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे साथ में बैठ के पढ़ेंगे, ये मैं पहले कहलवा लूंगा, तभी आगे बात होगी, ठीक है। 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा घनत्व तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व म्यू वी हो तो बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो आपको पता है कि विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व जो होंगे वो बराबर होंगे अगर तरंग की बात होगी, तो म्यू ई बराबर क्या होगा? म्यू वी होगा, म्यू ई बराबर म्यू वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है? परावर्तन भी प्रदर्शित करती है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग ध्रुवण भी प्रदर्शित करती है, विद्युत चुंबकीय तरंग विवर्तन भी प्रदर्शित करती है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जवाब सही होगा कि भैया विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश जैसे है, तो विवर्तन परावर्तन भी तो उत्पन्न करती है, ध्रुवण भी तो करती है, विवर्तन भी करती है, अर्थात इनके ये सारे ऑप्शन बच्चों क्या है? सही है। इनमें से कोई नहीं जो जवाब है वो हम लोग इसका टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य की विमा है, तो वो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व वाले से, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट। बच्चों यही सही ऑप्शन हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, ये सही होगा, ठीक है। बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट। नेक्स्ट, 1 अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा निम्न में से कौन सी है? देखो बच्चों, 1 अपॉन में जो अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट था, इसकी वैल्यू क्या थी? सी थी। अगर बच्चों 1 अपॉन में ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कह रहे हैं तो 1 अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, अंडर रूट हटेगा तो इधर बच्चों क्या लिख जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये क्या है? प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल मतलब चाल का या वेग का विमा होता है LT-1। अगर इसको स्क्वायर करेंगे बच्चों तो विमा क्या हो जाएगी? ध्यान दो, स्क्वायर हो रही तो L की पावर भी 2 हो जाएगी, T ये -1 है, इसकी भी पावर 2 है तो -2 हो जाएगा, L2T-2, L2T-, ठीक है विद्यार्थी जी, L2T-2, 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 ये बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा, L2T-2, ठीक। चलो नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E, B तथा E के अनुपात का मात्रक होता है, तो पलट दो बच्चों, अगर E अपान में B का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता बच्चा पार्टी, तो इसका उल्टा होगा बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र हम लोग जानते हैं कि C बराबर होता है E/B, ये होता है C, मतलब मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब बच्चों कह रहे हैं B/E, पलट दे रहे हैं B/E लिखा हुआ है, तो इसको भी पलट दीजिए, सेकंड प्रति मीटर होगा, अर्थात SM इनवर्स लिखेंगे। तो SM इनवर्स कौन सा होगा? इसका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा? बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अवरक्त किरणों का मुख्य प्रभाव क्या है? अवरक्त किरणों का मुख्य प्रभाव बच्चों ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करना होता है, एक बार चेक कर लीजिए। 14 का बी ऑप्शन होता है, अवरक्त किरणों का मुख्य जो होता है प्रभाव वो ऊष्मीय प्रभाव को उत्पन्न करना होता है, ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव को उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में किसकी महत्तम वेधन क्षमता होती है? तो सभी को पता है गामा किरणों की महत्तम वेधन क्षमता होती है, क्योंकि इनकी आवृत्ति कम होती है। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ये दोनों टिक कभी नहीं करना, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। खाद्य पदार्थों में जल के अणु की गूढ़ी आवृत्ति है। खाद्य पदार्थों में बच्चों आप सभी को याद होगा, खाद्य पदार्थों के लिए पराबैंगनी, ठीक है, खाद्य पदार्थों के लिए हम लोग किसको याद करते हैं? किस तरंग को? लेकिन यहां पर कह रहे हैं जल के अणु की जो गूढ़ी आवृत्ति है वो किस तरंग के लगभग बराबर है। ये नहीं कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए पराबैंगनी में जाते, ये कह रहे हैं कि अणु की गूढ़ी आवृत्ति, जो गूढ़ी आवृत्ति होती है वो याद रखने वाली बात है,
वो माइक्रो तरंग के क्षेत्र में होती है, वैसी ही होती है जैसे कि माइक्रो तरंग की होती है, ठीक वैसे खाद्य पदार्थों में जल के घूढ़ी आवृत्ति होती है, जल के अणु की। निम्नलिखित में किस तरंग, इसको सही से भाई लिख दिया जाए, हाँ, किस तरंग लंबाई, किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है? तो किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती बताइए? गामा रे, है ना। तरंग दैर्घ्य मतलब तरंग लंबाई किसकी न्यूनतम होती बच्चों? तो गामा रे की, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पूछता तो हम किसको टिक करते? रेडियो तरंग को टिक करते। अगर सबसे ज्यादा पूछता तो हम रेडियो तरंग को टिक करते बच्चा पार्टी। नेक्स्ट, बादलों के द्वारा परावर्तन किसका होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। बादलों के द्वारा बच्चों परावर्तन किसका होता है? तो अवरक्त किरणों का होता है। यह प्रश्न आप लोगों को याद भी रहना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा जो है 13.2 किलो क्या है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, हाँ ठीक है, ईवी, ठीक। यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है? यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है बच्चों? एक्स किरणों के क्षेत्र से संबंधित है। 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा है बच्चों, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, वो एक्स किरणों से संबंधित है। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग हवा में होता है, तो सबको याद है भाई, अरे याद है, C बराबर प्रकाश के भाई दोस्ती का संबंध, याद रखो इसको, इसको हमेशा याद रखो। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये बच्चों पूछा गया है, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है ऑलरेडी, ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र का आयाम, इसको हल कर लो भाई, नहीं किए हो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र का आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का अनुपात होता है। तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का अनुपात वही C बराबर E/V पूछ रहे हैं, तो प्रकाश की चाल के बराबर ही तो है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, पानी के शुद्धिकरण करने के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। पानी के शुद्धिकरण के लिए बच्चों कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग यूज किया जाता है? तो पराबैंगनी किरणों को यूज किया जाता है, पराबैंगनी किरणों को यूज किया जाता है। मांसपेशियों के दर्द के उपचार के लिए कौन सा तरंग यूज किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है कि अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है? मांसपेशियों के दर्द के उपचार के लिए, जब मांसपेशी दर्द होती है तो बच्चों अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है भाई, थोड़ा इनको मैं बता रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा बना लेना और याद रखना। कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग खाना पकाने, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? खाना भी पकाने में हो और ऊष्मा भी उत्पन्न करने के लिए बात हो तो बच्चों माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। 24 का क्या बोल रहे हो? 24 का डी नहीं, 24 का ए, मांसपेशियों दर्द के उपचार के लिए कौन सा तरंग? अवरक्त किरणें। 24 का ए सही है। कसम जन्नी भैया की सर जग करके रात में क्लास करेंगे। धन्यवाद बाबू भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग खाना बनाने में तथा, ये तो हो गया। विस्थापन धारा का व्यंजक क्या है? अभी मैंने प्रूफ करके भी बता दिया, एप्सिलॉन नॉट dFi/dt भी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विस्थापन धारा का मात्रक है, धारा है तो मात्रक तो एम्पियर होगा, ए ऑप्शन का ए ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग में विक्षेप होता है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग में विक्षेप ई केवल बी में थोड़ी होता है, दोनों में होता है, ई एवं बी दोनों में होता है। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, फिर आ गया वही प्रश्न भैया, अनुप्रस्थ ही तो होता है। नेक्स्ट, विस्थापन धारा घनत्व का मात्रक क्या हो सकता है? विस्थापन धारा घनत्व, तो धारा घनत्व जैसे बच्चों J बराबर I/में है, ए है ना, धारा घनत्व के लिए याद करो तो I का मात्रक A और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये क्या बना रहा है? एम्पियर मीटर और -2, तो बच्चों ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गलत कथन है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, ये तो सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती हैं, ये भी कथन सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल सभी माध्यमों में समान होती है, ये थोड़ा गड़बड़ है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्सर्जित होती हैं, तो ये तो सही है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्सर्जित होती हैं। बच्चों सी ऑप्शन ही गलत है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल सभी माध्यमों में समान होती है, जो मैंने बताया आपको, सी ऑप्शन बच्चों गलत होगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण लिखिए कोई दो, है ना, तो क्या लिखोगे? यही, विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, प्रकाश की चाल से चलती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेशों से उत्सर्जित होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र व चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत होती हैं। ये भी एक चौथा गुण भी लिख सकते हो, तो इस प्रकार से गुण भी बना सकते हो। इन्हीं तरह से पढ़ना चाहिए। मेरा कमेंट शिक्षक नहीं देखते भाई, सभी का कमेंट देखते हैं। आज की क्लास बच्चों हो गई, मैंने देखे, अब और क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये तो आंसर सीट है, बस हो गया। 8वां चैप्टर होता है खत्म। जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने इस चैप्टर की बता दी हैं। देखो पढ़ना उतना ही है क्रैश कोर्स के भीतर जितने में हमारे प्रश्न पूछे जाए। आप लघु उत्तरीय प्रश्न उठा लीजिए, आप दीर्घ उत्तरीय इससे नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा, और इससे पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिए हैं, ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, उनके उपयोग जो है अवरक्त किरणों के, पराबैंगनी किरणों के, इनके उपयोग पर जरूर ध्यान देना, इससे भी प्रश्न बनता है। ठीक है, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कल की क्लास में बच्चों फिर एक बार निवेदन कर रहा हूँ, कल की क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, शेड्यूल लगा दिया है।
ठीक है, शेड्यूल लगा दिया है। अभी से आप लोग वहां पर कमेंट पर वगैरह देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का वेटिंग लिस्ट। अपने दोस्तों को जरूर इन्वाइट कीजिएगा कि सर कल की क्लास में फिजिक्स का सेकंड बुक पूरा कंप्लीट सॉल्व कराने वाले हैं, हल कराने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी का प्यार रहा तो बहुत अच्छी क्लास जाएगी और उम्मीद है मेहनत रंग लाएगी। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, जो सपने बड़े देख रहे हैं उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। मेरे बच्चों एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाला समय जो है सब हर कोई अपना बेहतर चाहता है ना, लेकिन मैं बेहतरीन अपने आप को बेहतर नहीं, मैं बेहतरीन समझता हूँ। मैं आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, आप लोगों के बीच कार्य कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। और इस जीवन में यही सबसे बड़ा मेरा पेशेंस रहा, मेरा सबसे बड़ा धैर्य रहा कि आपके प्यार की वजह से मैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा दे पा रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा ही परिवर्तन सही, आपको फिजिक्स में ही मदद सही दे पा रहा हूँ। और टारगेट बोर्ड का परिवार हर एक मेंबर आपने इतना सराहा है, आपने इतना अच्छा बनाया है, हर एक मेंबर आपके लिए एकदम न्यौछावर है, हर एक मेहनत करने के लिए, हर एक तरीके से आपके साथ खड़े होने के लिए। तो मैं चाहता हूँ 12 घंटे की क्लास की शुरुआत हम करेंगे, फिर लगभग सभी शिक्षक आपकी 12 घंटे की क्लासेस लेंगे। लेकिन कल की क्लास तो मैराथन क्लास है, कल जुड़ना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ तो बच्चा पार्टी जय